हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग गर्ग, सीनियर फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं यहाँ पर हूँ डिस्कशन के लिए केमिस्ट्री पेपर 31 अगस्त शिफ्ट 1। तो चलिए खैर ये पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट हमें इसमें दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। द करेक्ट ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन क्लोराइड्स विद एसीटेट इन एसिटिक एसिड इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये डिफरेंट टाइप्स के क्लोराइड्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्चुअल में हमको पहले ये डिसाइड करना है कि ये जो रिएक्शन है होगा क्या। जो एसीटेट आयन है, व्हाट इज एसीटेट आयन, CH3 डबल बॉन्ड O-, ये एसीटेट आयन है, ये अटैक करेगा कार्बन पर और यहाँ से Cl को रिप्लेस करेगा। तो रिएक्शन ये कौन सी हुई, ये रिएक्शन SN रिएक्शन है, बट ये भी हमें देखना है कि ये SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखो, एसीटेट आयन एक स्टेबल एनायन है, तो ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये रिएक्शन SN1 के थ्रू होगी, और अगर रिएक्शन SN1 के थ्रू होगी तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो रेट डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मोर द स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करेगा उसका रेट उतना ही फास्ट होगा। SN1 में हम यही बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस केस में मैं जैसे ये एग्जांपल लेके चलता हूँ ऑप्शन नंबर सेकंड की, ये हमें इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है, इसी को हम यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए इसमें से अगर हम Cl को यहाँ से हटा दें तो इस वाले C पे चार्ज प्लस आएगा, यहाँ से Cl को हटा दें तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ से Cl को हटाया तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ से Cl को हटा दें तो यहाँ पे प्लस आएगा। बस हमको ये देखना है कि इनमें से मोस्ट स्टेबल कैटायन कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें। इस वाले केस में देखो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये वाला रेजोनेंस शो करेगा। तो पहले हम ये देखें कि इन चारों कैटायन में से स्टेबल कैटायन कौन है, कौन कौन रेजोनेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस शो करेगा। यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है, ये भी रेजोनेंस शो करेगा। इन दोनों में रेजोनेंस होगा। यहाँ पर आए तो डबल बॉन्ड का पॉजिटिव से कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। और इसमें हम देखें तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव के कॉन्जुगेशन में नहीं है, मीन्स यहाँ पर भी कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस किस में होगा, इन दोनों में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो स्टेबिलिटी है वो इन दोनों से तो ज्यादा होगा, ये तो कंफर्म है। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। तो अब अगर रेजोनेंस दोनों में है, सेम टाइप का रेजोनेंस हो रहा है, तो अब हम किसकी बात करेंगे, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव के कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस तो है ही सी, साथ में और देखो इस प्लस के साथ इधर यहाँ पर 2 अल्फा HB, यहाँ पर 2 अल्फा HB, एक H ये एक H ये, 2 अल्फा H यहाँ प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर एक ही अल्फा H प्रेजेंट है। तो मोर स्टेबल कैटायन कौन सा होगा, ये वाला। एक और रीजन कह सकते हैं, वो क्या, जब ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करके यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस यहाँ पर आएगा, इस जगह प्लस आएगा, और जब यहाँ पे प्लस आएगा तो इसको यहाँ पर अल्फा H और ज़्यादा मिलेंगे। तो कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड में स्टेबल कौन आया, फर्स्ट वाला स्टेबल आया, ये वाला कम स्टेबल होगा। इन दोनों में अगर हम देखें तो ये वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री नेचर का है, ये वाला कार्बोकेटाइन 1 डिग्री नेचर का है। 2 डिग्री है तो इसके पास यहाँ पे इस केस में देखिए यहाँ पर इसके पास ये 2 अल्फा H, यहाँ पर भी इसके पास 2 अल्फा H, मतलब यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में अल्फा H एक ही है। तो इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सा, थर्ड। तो ओवरऑल इन चारों का अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो मोस्ट स्टेबल यहाँ पे कौन सा होगा, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो अगर ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग हैलाइड। तो मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। और इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर अब हमें मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ टिक कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
चलिए शुरू करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए असर्शन हमें दे रखा है, अ सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल। मतलब एक तो अल्कोहल दे रखा है और एक कीटोन दे रखा है, ठीक है। और रीजन दे रखा है, टू लिक्विड्स विद अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 डिग्री इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। अब बताइए इसमें कौन सा सही कौन सा गलत। तो यहाँ पर देखिए जो असर्शन ए दे रखा है वो करेक्ट है। कैसे, क्या लिखा हुआ है, अ सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनके बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इन दोनों को हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट नंबर ए है वो तो करेक्ट है। अब रीजन की बात करें, टू लिक्विड्स विद अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 डिग्री इन देयर बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में हम उन दो लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 या 20 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर चूंकि इसमें 20 ही दे रखा है तो ये भी करेक्ट है, प्लस ये इसको इसका जो ये जो रीज़न है वो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। The denticity of an organic ligand biurate। अच्छा, biurate ligand का स्ट्रक्चर ये है NH2CONH CONH2। अब इसमें ये दोनों नाइट्रोजन डोनेट करेंगे लोन पेयर, और ये देखो कितने मेंबर रिंग बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग बनेगी। अगर मैं इससे भी डोनेट करा दूं यहाँ से इस नाइट्रोजन से तो ये 4 मेंबर रिंग ही बन के रह जाएगी। 4 मेंबर रिंग तो कम स्टेबल बनेंगी ये, ठीक है भाई। तो इसलिए डोनर एटम ये दोनों नाइट्रोजन ही होंगे क्योंकि 6 मेंबर रिंग बनेगी यहाँ। तो इसकी डेंटिसिटी 2 ही होगी, 3 नहीं होगी, ये नाइट्रोजन नहीं करेगा डोनेट। द प्रोसेस ऑफ producing syngas is called gasification of coal। ठीक है, syngas बनाते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। syngas फॉर्म करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होता है syngas में H2। स्टीम को कोक पर पास कराते हैं या फिर अपन कोक पर पास कराते हैं तो क्या बन जाता है CO + H2। तो syngas में केवल CO और H2 होता है, CO2 नहीं होता, CO2 नहीं होता। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। फर्स्ट ट्रू है बट स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स बीटा C1C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज। इजी क्वेश्चन है, बायोमोलिकुलर से लिया है, हाइड्रोकार्बन में से काफ़ी हम लोग इसको पढ़ते हैं। जो डाइसैकेराइड होते हैं, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, उनमें से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पर सेट अगर हम कह सकते हैं तो लैक्टोज इसका आंसर होगा। क्यों? बिकॉज लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है और इसके कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते हैं। अगर हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करें तो हमें मिलता है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये हमने लिखा लैक्टोज। अगर लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करें तो इसमें मिलता है बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज, ठीक है। और जो बीटा गैलेक्टोज होता है उसका C1 कार्बन ग्लूकोज के C4 कार्बन से ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाता है। क्योंकि ये बीटा है तो इस केस में जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, बीटा C1C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज इसमें होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा लैक्टोज। लेकिन अब इसके अलावा हम बात करें सुक्रोज की, सुक्रोज में तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज होता है, ठीक है ना। तो इसमें तो अल्फा होगा ना कि बीटा। माल्टोस वगैरह में इनमें बीटा टाइप का होता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज लैक्टोज। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दे रखा है मोनोमर ऑफ नोवेलिक इज, नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चंस आ चुका है अभी इसी सेशन में, ये पिछले पेपर में भी आ चुका है नोवेलिक का। बस ये है कि अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। जो पिछला सेशन हुआ था उसमें भी इस पर क्वेश्चन आया था नोवेलिक पर। तो मतलब जब आप मेंस वगैरह की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस उसमें से रिपीट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोनोमर ऑफ नोवेलिक इज, तो भाई नोवेलिक क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का एक लीनियर पॉलीमर होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इस केस में ये रहा, जो फिनॉल का रिएक्शन जब फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं तो पहले ये वाला कंपाउंड बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल, और यहाँ पर होता है OH फिनॉल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी मीन्स ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, पहले ये कंपाउंड बनता है और इससे एक लीनियर पॉलीमर बनता है। उससे जो लीनियर पॉलीमर बनता है उसी को बोलते हैं नोवेलिक, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में हमसे जो कहा जा रहा है कि इसका जो पॉलीमर होता है, जो लीनियर पॉलीमर है वो नोवेलिक है। तो नोवेलिक का मोनोमर कौन हुआ? ये वाला कंपाउंड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल एंड फिनॉल। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Aluminium is extracted from bauxite by the electrolysis of molten Al2O3 with cryolite। ठीक है, क्रायोलाइट मिला देते हैं Al2O3 में मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इन क्रायोलाइट +3, ये भी ठीक है। क्रायोलाइट में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन +3 होता है। तो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड करेंगे और एल्यूमिनियम में क्या मिला देंगे? क्रायोलाइट Na3Al(F6), इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन +3 है। पर +3 ऑक्सीडेशन होने से कोई एक्सप्लेनेशन का कोई रिलेशन थोड़ी है इसमें, इसका कोई रिलेशन एक्सप्लेनेशन से नहीं है। दोनों करेक्ट हैं पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दे रखा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं मेंस के लिए, मैकेनिज्म बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसमें ये हमें कंपाउंड दे रखा है जिसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है एंड इसका रिएक्शन करवाना है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से फ्यू ड्रॉप्स, इसमें लिखा हुआ है, और बताना है मेजर प्रोडक्ट है। तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली ये क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की है। क्या होगा? सबसे पहले यहाँ से कौन रिलीज होगा? H+। वो H+ किस पर अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन पर। OH एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जब OH पर H+ का अटैक होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, विच इज़ गुड लिविंग ग्रुप। तो H2O अल्टीमेटली यहाँ से लीव करेगा, और ये जब लीव करेगा तो इस C पे चार्ज आएगा अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर इस केस में ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर किससे बॉन्ड बनाएगा? H से बनाएगा। H से बनाएगा तो ये कन्वर्ट किस में होगा? H2O में। H2O एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। H2O रिलीज होगा तो इस वाले C पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो देखिए यहाँ पर इस वाले C पर ये चार्ज पॉजिटिव आया। तो ये जो कार्बोकेटायन है ये किस नेचर का कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। और पास वाला जो कार्बन कैसा है? 4 डिग्री है। तो होगा क्या? यहाँ से यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करेगा। क्या बोलेंगे इसको? 1,2 शिफ्ट ऑफ CH3। ठीक है, ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये CH3 यहाँ पर आया। अब प्लस किस पर आएगा? इस वाले C पे चार्ज प्लस आएगा। अब देखिए ये जो कैटायन बना है ये एक स्टेबल कैटायन है। 3 डिग्री स्टेबल, 3 डिग्री कैटायन है, ऑलरेडी स्टेबल है। अब फर्दर ये रीअरेंज नहीं होगा। तो अब लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप इसका अब होता है डीप्रोटोनेशन। H+ लीव करेगा कहां से? जिस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है उसके पास वाले कार्बन से। तो पास वाला कार्बन ये भी हो सकता है, यहां से भी H रिलीज हो सकता है और यहां से भी H रिलीज हो सकता है।
तो इसमें दो टाइप का एल्कीन पॉसिबल है, मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल। तो इस केस में हमें पता होना चाहिए जो कंपाउंड बनता है वो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनती है एंड दैट इज कॉल्ड सेडजेफ एल्कीन। मोर स्टेबल एल्कीन को बोलते हैं सेडजेफ एल्कीन और लेस स्टेबल एल्कीन को बोलते हैं हॉफमैन एल्कीन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो जनरली कौन सा होता है, सेडजेफ एल्कीन। इट मीन्स इसमें H ये वाला रिलीज करेगा और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनेगा। तो फाइनल आंसर इसका जो होगा वो ये वाला होगा। और अगर हम ऑप्शन से इसको मैच कराएं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ऑप्शन, ये रहा इसका सेकंड ऑप्शन, यही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें दे रखा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट C फाउंड बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड विद SOCl2 से पहले बना रखा है A का कर रखा है बेंजीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 से बना रखा है B और B के बाद फिर रिएक्शन कर रखा है KCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH- तो बन रहा है C। हमें बताना है कि इसमें यहाँ पर C जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। तो देखो इस केस में क्या होता है समझिएगा इसको। यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड का रिएक्शन जब SOCl2 से कराते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए ये रिएक्शन इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। क्या होगा, ये वाला OH ग्रुप इसके Cl से रिप्लेस हो जाता है, Cl से रिप्लेस होगा तो बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। और जब एसिटाइल क्लोराइड के रिएक्शन जब बेंजीन से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये रिएक्शन हम लोग एरोमेटिक में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, बेंजीन पर CH3CO ग्रुप का एडिशन होगा, मतलब एसिटाइलेशन होगा, ठीक है। तो बेंजीन पर आ जाएगा COCH3, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट B है वो तो ये बन जाएगा, दिस इज एसीटोफिनॉन। अब फिर बोला हुआ है इसके बाद कि B की रिएक्शन करानी है KCN के साथ। तो जरा देखिए, अगर इसका रिएक्शन हम KCN से कराएं तो होगा क्या, CN- C पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूट कर O पर जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CCH3, यहाँ पर होगा CN और ये हो जाएगा O-, जो कि फाइनली वाटर से H लेकर लास्ट स्टेप इसका हाइड्रोलिसिस भी होता है। यहाँ पर बेंजीन है, वाटर से ये H+ लेकर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, OH में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा CH3, यहाँ पे CN एंड यहाँ पर OH, ये कंपाउंड फाइनली बनेगा और इसको हम बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन। एक ही कार्बन पर OH एंड CN, इसको कहा जाएगा साइनोहाइड्रिन। और अगर इस आंसर को हम मैच करें नंबर 3 से अगर हम मैच करें तो इसका जो मीन्स ये जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m aqueous solution will exhibit the largest freezing point depression, यानी डेल्टा TF की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में होगी। तो बच्चों देखो डेल्टा TF क्या होता है, हमारा I.KF.m होता है। और याद करो कंपैरिजन के वक्त हम मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन सबको क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए मोलैलिटी मान लीजिए, यानी डेल्टा TF क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। यानी जिसके लिए I की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए डेल्टा TF भी क्या होगा, ज्यादा। ग्लूकोज इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सो I = 1। हाइड्रोजीन के लिए भी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ग्लाइसिन इज ऑल्सो अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए भी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बचा KHSO4, तो KHSO4 बच्चों आपका डिसोसिएट हो जाएगा। मान लो बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो ये इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, I की वैल्यू कितनी मिल जाएगी देखने को, 3, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है। अगर कम डाइल्यूटेड होगा तो भी K+ और HSO4- में तो ये डिसोसिएट होगा ही। यानी कुल मिला के मुद्दे की बात ये है बच्चों कि I की वैल्यू सबसे ज्यादा KHSO4 के लिए होगी, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, KHSO4 के लिए होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3।
In the structure of the dichromate ion there is a डाइक्रोमेट आयन का अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर बनता है, ये क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम यहाँ पर बॉन्ड बनता है, तो ये एंगल कितना बनता है यहाँ पता है 126 डिग्री का। तो लीनियर तो होगा नहीं है, 180 का एंगल बनता तो होता ना लीनियर, तो नॉन लीनियर बनेगा। अच्छा ये वाला जो बॉन्ड है ये CrO Cr, तो ये वाला बॉन्ड अगर अपन यहाँ से यहाँ तक देखें तो कैसा है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि बेस सिमेट्रिकल बॉन्ड होगा ये। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गैसियस स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पीवी वर्सेस पी प्लॉट। पीवी और पी में आपको बच्चों ग्राफ ड्रॉ करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, पीवी इक्वल्स टू nRT। अब हम गैस के मोल्स तो सेम ले ही रहे हैं, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट बोल रहा है, तो पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो अगर आप पीवी वर्सेस पी ड्रॉ करो तो ये भी कांस्टेंट आएगा, या पीवी वर्सेस वी ड्रॉ करोगे तो ये भी कांस्टेंट आएगा। तो बच्चों पीवी वर्सेस पी कांस्टेंट किस में है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दे रखा है चूज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। आईपीसी से ये क्वेश्चन लिया हुआ है, कंपाउंड हमें दे रखा है, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी दे रखे हैं। तो इस केस में देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कार्बन इसमें कहाँ पर होगा, तो इसमें यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये कार्बन 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 और यहाँ पे कार्बन है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें इसमें नंबरिंग हमें कहाँ से करनी है, तो यहाँ से देखें तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ से सेकंड आ रही है, यहाँ से देखें तो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ से सेकंड आ रही है। ओके, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पर है। अब यहाँ पर ब्रोमीन की हम बात करें, ब्रोमीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो ब्रोमीन की पोजीशन इधर से कम आ रही है, इधर से क्लोज है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन का ये चेन बनेगा, ठीक है। तो अब ये 6 कार्बन का चेन है, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमने लिखा 2 ब्रोमो के बाद में फिर हम बात करेंगे कितने कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का चेन है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा हेक्स, हेक्स के बाद 2 इन और उसके बाद फिर आ जाएगा 4 आइन, ठीक है। ये तो हुआ, ये तो इसका एक सिंपल आईपीसी नेम यहाँ पर हो गया, ठीक है। किससे मैच कर रहा है, यहाँ पर ये मैच कर रहा है 2 ब्रोमो हेक्स 2 इन के बाद 4 आइन, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन से तो मैच कर रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और अच्छा इसमें क्वेश्चन दे रखा है, वो लिखा हुआ है 2E या 4E या 4E, मतलब ये इसमें हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर की भी हमें नेमिंग करनी होगी कि इसके अबाउट ये ज्योमेट्री कैसी है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर देखो इस केस में इस कार्बन के इधर कौन है कार्बन, इधर कौन है ब्रोमीन, तो कार्बन में ब्रोमीन में प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ब्रोमीन को प्रायोरिटी देंगे। तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप कौन हुआ, ब्रोमीन हुआ। इस वाले कार्बन पर इधर यहाँ पे कार्बन मिल रहा है, तो नीचे यहाँ पे कौन मिल रहा है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में और कार्बन में अगर हम प्रायोरिटी दें CIP रूल के अकॉर्डिंगली, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, कार्बन को देंगे। तो इसमें हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपर साइड में है, तो ओवरऑल डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाला हायर प्रायोरिटी ग्रुप इस तरफ है, वो वाला उस तरफ है, मतलब हायर प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर अपोजिट साइड में है। तो अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में है तो फिर ये E कॉन्फ़िगरेशन होगा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये हो जाएगा E। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस नेम से पहले हम यहाँ पर लगा देंगे 2E, तो यही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन इसका हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर भी लिखा हुआ है, ये सब इसमें बता रखा है। लो प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी, ब्रोमीन को हायर प्रायोरिटी दी, इस वाले में इधर यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पर H होगा, H वाला लोअर प्रायोरिटी है और इधर कार्बन वाला हायर प्रायोरिटी है, अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा E। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये हो जाएगा 2E, देन 2 ब्रोमो हेक्स 2 इन 4 आइन।
ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। बीओडी वैल्यू इन पीपीएम में पूछा है, क्लीन वाटर में और पॉल्यूटेड वाटर में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही डेटा दिया है। क्लीन वाटर में बीओडी वैल्यू कितनी होती है पीपीएम में? 5 से कम। और इसमें कितनी होती है पॉल्यूटेड वाटर में? 17 से ज़्यादा। तो आंसर इसका होगा सेकंड। Which one of the following lanthanide exhibit +2 oxidation state with diamagnetic? इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना तो लास्ट में +2 में इसका क्या आ जाएगा? बाई बी +2 4f14 सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे और ये डायामैग्नेटिक होगा। तो इटर्बियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में डायामैग्नेटिक होगा, 4f14 सारे पेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन। One is leveled is assessor and second is reason. Metallic character decreases and non-metallic character increases on moving from left to right period. सही है, मेटालिक करेक्टर कम होते हैं, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ते हैं। रीजन क्या है इसका? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है। तो इन्होंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? वो तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये कह दिया डिक्रीजेज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पीरियड में कहाँ डिक्रीज होती है भाई? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है पीरियड में। तो स्टेटमेंट सेकंड यानी रीजन इसका गलत है। तो फर्स्ट ट्रू है और सेकंड यानी ए ट्रू है, आर फॉल्स है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। उसमें दे रखा है असर्शन रीजन टाइप का ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें जो असर्शन ए दे रखा है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का मतलब ब्रोमीन विद H2O। ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर, प्रोपीन एल्ड्स 1 ब्रोमो प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, रीजन दे रखा है अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमिनियम आयन फॉलोज मार्कनिकोफ रूल एंड रिजल्ट इन 1 ब्रोमो प्रोपेन 2-ऑल। तो यहाँ पर हम ठीक है चेक कर लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखो ब्रोमीन वाटर का हमें रिएक्शन कराना है किसके साथ? प्रोपीन के साथ। और कंपाउंड क्या बना रखा है? 1 ब्रोमो प्रोपेन 2-ऑल। तो देखिए यहाँ पर ये रहा, जब प्रोपीन का रिएक्शन ब्रोमीन से होता है तो पहले एल्कीन का अटैक इस पर होगा। कैसे? Br+ एंड Br-। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, किस पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एटम पर अटैक करेगा। ब्रोमीन से पर अटैक करके एक पहले ये एक साइक्लोब्रोमिनियम आयन ये बना लेता है, ये बना साइक्लोब्रोमिनियम आयन। अब ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है? H2 है। अब ये H2O किस पर अटैक करेगा? यही मेन इस क्वेश्चन का थीम है। यहाँ पर Br+ है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, del+ इस पर भी होगा, इधर भी खींच रहा है, del+ इस पर भी होगा। वो तो वाटर का अटैक इस पर भी हो सकता है और इस पर भी हो सकता है। तो ये तो हम बताते हैं जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि इस वाली स्टेप पर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो उस कार्बन पर होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है और 2 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। तो वाटर का अटैक जो होगा वो इस वाले कार्बन पर होगा। देखिए वाटर का जो अटैक इसमें होगा वो इस वाले कार्बन पर होगा और ये पाई बॉन्ड टूटकर यहाँ पर चला जाएगा और इसी को हम बोलते हैं मार्कनिकोफ रूल। इसी को हम बोलते हैं मार्कनिकोफ रूल। तो इस वाले सी पर आया OH और यहाँ पर आ जाएगा Br। तो ये कंपाउंड क्या बना? 1 ब्रोमो प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, IUPAC नेम 1 ब्रोमो प्रोपेन 2-ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर असर्शन था वो तो बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन की बात कर ले। रीजन दे रखा अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमियम एंड फॉलोज मार्कनिकोफ रूल एंड रिजल्ट इन 1 ब्रोमो प्रोपेन 2-ऑल। तो ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है और ये रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो जब ये एक्सप्लेन कर रहा है तो अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या? बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो यही इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये आप देखिएगा मोशन की शीट के अंदर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मोशन की शीट में भी आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट जिन बच्चों ने मोशन की शीट करी होगी या प्रीवियस ईयर पेपर्स करे होंगे उनको इनका आंसर याद होगा, सीधे आंसर नंबर कितना हो जाएगा 3 हो गया, है ना बच्चों। तो प्रैक्टिस करने का बहुत फायदा मिलता है। देखो चलिए देखिए कंसेप्ट समझते हैं इसमें। सिलेक्ट द ग्राफ दैट करेक्टली डिस्क्राइब द एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। सबसे पहले तो ये समझिए एड्सॉर्प्शन प्रोसेस कैसे नेचर का होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले सरफेस जो है उसके ऊपर क्या होती है बेटा, अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं और वहां पर क्या होता है आपका, खूब सारी गैसेस ऊपर की तरफ होती हैं। तो ये गैसेस में काइनेटिक एनर्जी क्या थी बच्चों, पहले ज्यादा थी, फिर ये इसके ऊपर आके क्या हो जाएंगी, एड्सॉर्ब हो जाएंगी। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो गई कहाँ, वो निकल गई। यानी कि ये प्रोसेस कैसा होता है हमेशा, एक्सोथर्मिक। यानी इसके लिए डेल्टा एच कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, यानी कि लेस देन 0 होगा। चलिए बहुत अच्छे। आइसोथर्म्स है एट 2 टेम्परेचर्स T1 एंड T2 और बोला है T1 ग्रेटर देन T2 फॉर अ गैस। x क्या है, मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड, ठीक है। तो यहाँ पे गैस मान लो x होगी और m इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट यानी कि m होगा, ठीक है बच्चों। तो x बाय m की अगर बात करें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन यानी कि x बाय m। तो x बाय m, चलिए दोबारा बात करते हैं। तो देखिएगा पहले यहाँ पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मतलब पहले टेम्परेचर ज्यादा था ऐसे मान लेते हैं, फिर हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया। तो जब मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो ये इजीली जाके क्या होंगी, इस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो स्टेबल होने के लिए क्या हो जाएंगी, एड्सॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर बच्चों यहाँ पे ये एड्सॉर्ब होगी, मान लो मैं टेम्परेचर फिर से बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर फिर से बढ़ा दूंगा तो गैसेस मॉलिक्यूल्स में फिर से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वो दोबारा से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स छोड़ते हुए क्या चली जाएंगी, बाहर चली जाएंगी, यानी डिसऑर्प्शन हो जाएगा। यानी सिंपली अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा रखूंगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ से ये रिलेशन बोल सकते हैं दैट x बाय m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। x बाय m क्या होगा बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी x बाय m। अच्छा टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है बच्चों, T1 टेम्परेचर ज्यादा है। तो T1 टेम्परेचर ज्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये देखिए T1 टेम्परेचर पे इतना हो रहा है और T2 टेम्परेचर पे ज्यादा हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये वाला क्यों नहीं ऑप्शन है, ये लीनियर वाला क्यों नहीं है, आपने ये इस तरीके का ही क्यों लिया ऑप्शन, ठीक है। तो लीनियर वाला बच्चों क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है दैट वन इज व्हाट, दैट वन इज मोनो लेयर फिनोमिना, यानी उसमें क्या होता, सॉरी मैक्रो लेयर फिनोमिना, मल्टी लेयर फिनोमिना भी हम बोल सकते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन को। तो मल्टी लेयर में क्या होता है बच्चों, जब पहली लेयर आपकी इसके ऊपर आ जाएगी तो अनबैलेंस फोर्सेस जो पहले थे वो कहीं ना कहीं तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी लेयर आएगी, फिर तीसरी लेयर आएगी, फिर चौथी लेयर। तो सोचो लेयर पे लेयर जब जमती जाएगी तो वो एड्सॉर्प्शन की स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, उस सरफेस की कम होती जाएगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग में तो एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा और धीरे धीरे वो एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, T2 टेम्परेचर पे ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, T1 टेम्परेचर पे क्या होगा, कम एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा P का रिलेशन हम यहाँ पे देखें तो याद करो क्या रिलेशन होता है, x बाय m इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय n। ये कौन सा है बच्चों, फ्रेंडलिच आइसोथर्म से हमें रिलेशन पता है। यानी अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो x बाय m की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कांस्टेंट भी हो जाएगी। तो इसका ग्राफ इसलिए कभी लीनियर नहीं आता, इसका ग्राफ इस तरीके से क्या होता है बच्चों, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ शो करता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियली सॉरी पैराबोला टाइप का ये ग्राफ शो होता है, ठीक है। मैथ्स के स्टूडेंट्स आप सब जानते होंगे। तो पहली बात क्या है, x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय n है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, धीरे धीरे वो एड्सॉर्प्शन कम होता जाएगा, यानी लीनियर वाले ऑप्शन तो इसके होंगे ही नहीं। अब हमें इन दो में से छांटना था तो हमने टेम्परेचर का रिलेशन देख लिया, अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होता है, तो ज्यादा टेम्परेचर T1 है तो T1 पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
द मेजर कंपोनेंट इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा कौन सा इंग्रेडिएंट होता है पोर्टलैंड सीमेंट में? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, 3CaOSiO2, ये सबसे ज्यादा रहता है 51%। एनसीईआरटी में दिया है 51% होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। चलिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है इसमें। क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस आर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। ये एक कंपाउंड दे रखा है जिसमें एक ही कार्बन पर OH एंड CN अटैच्ड है। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन की सबसे पहले रिएक्शन करवा रही है H3O+ से, मतलब पहले इसका कर रखा है एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कर रखा है और बाद में फिर H2SO4 भी कर रखा है। मतलब पहले हमें इसका एसिड हाइड्रेशन करना है और बाद में डिहाइड्रेशन भी करना है, ठीक है। और इधर दे रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, मतलब इस कंपाउंड का इधर हमें रिडक्शन भी करना है और हमें बताना है A क्या होगा एंड B क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इस केस में जब इस साइनोहाइड्रिन का हम पहले एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो जो CN ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो सबको पता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले बनेगा, क्या बनेगा, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन है। तो जब साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कंपाउंड बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है, ये बना। और जब इसके रिएक्शन H2SO4 से करेंगे, H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये तो डिहाइड्रेशन करेगा। तो डिहाइड्रेशन किसका होगा, कार्बोक्सिलिक का या अल्कोहल का? तो डिहाइड्रेशन तो अल्कोहल का इजीली होता है। तो होगा क्या, इस वाले कार्बन से OH रिलीज होगा और ये जो कार्बन है बीटा कार्बन, इस बीटा कार्बन से कौन अलग होगा, H अलग होगा। यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों अलग हो जाएंगे, वाटर की फॉर्म में लीव करेंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है तो ये हुआ डिहाइड्रेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा। तो ये तो बना यहाँ पर इसका फाइनल प्रोडक्ट। कौन सा वाला प्रोडक्ट है, इधर दे रखा है B, तो यहाँ पर ये तो प्रोडक्ट होगा B। अब ये भी दे रखा है कि इसका हमें रिडक्शन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से, तो क्या करेगा, रिडक्शन किसका होगा, अल्कोहल का या साइनेट का? तो हमको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट अल्कोहल का रिडक्शन नहीं करता है, किसका करता है, साइनेट का करता है। किस में कन्वर्ट होगा, 1 डिग्री अमाइन में बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये बना CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो यही जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट A। अब इन ऑप्शंस को, इन आंसर्स को अगर हम ऑप्शन से कंपेयर करें तो इसका ऑप्शन आता है नंबर 4। ये देखिए, यही जो इसका नंबर 4 ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। कंसिडर द सल्फाइड, सल्फाइड दिए HGS, PBS, CuS, Sb2S3, ये सब। ये भी क्वेश्चन किसका है, सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहे हैं, 50% HNO3 में कौन से सल्फाइड इसमें से सॉल्युबल है। तो इसमें HGS तो आप जानते हैं HNO3 में इनसॉल्युबल है, और एक सल्फाइड और है इसमें से HNO3 में इनसॉल्युबल। PBS सॉल्युबल है, CuS सॉल्युबल है, ये H2S3 CDS ये सॉल्युबल है, और 50% HNO3 में HGS और Sb2S3 एंटीमनी और मरकरी के सल्फाइड इनसॉल्युबल है। मरकरी के सल्फाइड को तो अपन एक्वा रेजिया में सॉल्युबल करते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा किससे है रिलेटेड बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में जो आर्हेनियस इक्वेशन की थ्योरीज पे हम लोग जाते हैं वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। आपको एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। ये A+B क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट है, M+N क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट से बेटा एनर्जी बढ़ी, फिर इस तरीके से ये डिक्रीज हो गई। और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा यहाँ भी इन किलोजूल पर मोल। अच्छा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है बच्चों, ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है, यानी इतनी एनर्जी क्या हुई होगी बच्चों,
रिलीज हो गई होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। एंडोथर्मिक में क्या होता है बच्चों, ग्राफ जो प्रोडक्ट का होता है वो ऊपर की तरफ ही रुक जाता है, ऐसे ग्राफ हो जाता है ना, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे ये x है आपका, ये y है, ये z है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था या मेंशन नहीं था, मैं लिख देता हूँ, x y z है। अपने को क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन A प्लस बी गिव्स m प्लस n इन किलोजूल पर मोल। ध्यान रखें, मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो देखो डेल्टा एच, अच्छा x की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20 हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अपने को डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एच निकालना है मतलब क्या हो गया अपना ये y की वैल्यू। हाँ, डेल्टा एच क्या होता है बेटा, यही तो चेंज जो होता है। ठीक है, जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे तो निकालते हैं। अच्छा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यानी z की वैल्यू कितनी है अपनी, है ना, z की वैल्यू कितनी है, देखो 15 है, z की वैल्यू कितनी है 15 है, और रिएक्टेंट की वैल्यू यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है z प्लस वाई है, तो z प्लस वाई कितना हो गया 15 प्लस 45, तो देखो 15 प्लस 45। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 45 किलोजूल पर मोल आएगी। देखो एक्सोथर्मिक आ रही है और मैग्नीट्यूड का आंसर देना था, तो डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड का आंसर कितना हो जाएगा 45 इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मोल। और जिस बच्चे को डायरेक्ट कंसेप्ट याद होगा तो ये हो गया प्रोडक्ट रिएक्टेंट की लाइन, ये हो गई प्रोडक्ट की लाइन, इसके बीच का जो ये डिफरेंस होता है यही तो आपका क्या होता है डेल्टा है, तो सीधे सीधे यहाँ से y की वैल्यू 45 दे रखी है, सॉरी आंसर विल बी 45 किलोजूल पर मोल। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बेस्ड। तो क्या कह रहा है, जर्मेनियम Z इक्वल्स टू 32, एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो आप लोग पढ़ के ही गए होंगे बच्चों, है ना, उम्मीद तो पूरी है, अच्छे से डिटेल में पढ़ के गए होंगे। ठीक है, तो जर्मेनियम यानी Z की वैल्यू 32, इन इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज x कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स विद ml इक्वल्स टू 0, यानी कि ml इक्वल्स टू 0 के जो ऑर्बिटल्स है वो टोटल कितने भरे हुए हैं, x ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों यहाँ जर्मेनियम की अगर बात करी जाए, एटॉमिक नंबर 32, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, तो ये जाएगा बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p2। ठीक है, 4p2। तो बच्चों अगर n की वैल्यू 0 है, सॉरी n की वैल्यू 0 नहीं, अगर s सब शेल है, p सब शेल है, d सब शेल है, f तो आया ही नहीं, उसकी बात भी नहीं करते हैं। l की वैल्यू 0, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अच्छा, m की वैल्यूज क्या क्या होती है, इसके लिए 0, इसके लिए -1 0 एंड +1, इसके लिए -2 -1 0 1 एंड 2, यानी कि चाहे s सब शेल हो, चाहे p सब शेल हो, चाहे d सब शेल हो, उसके अंदर आपका एक ऑर्बिटल तो ऐसा होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ बच्चों ये वही ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन यानी फुलफिल्ड, यानी एक ऑर्बिटल यहाँ से मिलेगा, इसके लिए भी एक ही ऑर्बिटल जिसकी वैल्यू 0 होगी, ये भी फुलफिल्ड है, 2 हो गए। इस 2p6 के अंदर बच्चों तीनों भरे हुए हैं, है ना, ये तीनों ही आपके भरे हुए हैं, एक की वैल्यू -1 0 +1 होगी, तो इसमें भी एक ऑर्बिटल मिलेगा, इसमें फिर से एक ऑर्बिटल, इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें एक ऑर्बिटल, और 3D में क्या होगा बच्चों, ऑर्बिटल तो 5 होंगे। ठीक है, और ये भरे हुए भी पूरे होंगे, ऐसे करके भरे हुए भी पूरे होंगे, लेकिन एक की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, यानी यहाँ से भी एक ही ऑर्बिटल मिलेगा। अच्छा, 4p2 वाले में क्या होगा बच्चों, 4p2 वाले में क्या होगा, अनपेयर्ड है, ये कंप्लीटली भरे हुए ही नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, हमें टोटल कितने मिलेंगे बच्चों, 7 ऐसे ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी m की वैल्यू 0 होगी और वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। तो करेक्ट आंसर अपना इंटीजर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीजर टाइप का ये क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ रिएजेंट्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो दैट कैन कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन इज। यहाँ पर इंटीजर में आंसर देना है, ये 6 यहाँ पर
रिड्यूसिंग एजेंट दे रखे हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो कंपाउंड दे रखा है वो लिखा हुआ है नाइट्रोबेंजीन, से बनाना है कौन सा, एनिलीन। ठीक है, अब यहाँ पर इस केस में देखिए इस नाइट्रो ग्रुप को हमें NH2 में कंप्लीट रिड्यूस करना है, कंप्लीट। तो कहने का मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो स्ट्रॉन्ग नेचर का होना चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेचर के कौन कौन से रिड्यूसिंग ग्रुप हैं, तो यहाँ पर टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये रिड्यूस करेगा। यहाँ पर टिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, ये न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम में ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है एनिलीन में। ठीक है, तो ये नहीं रिड्यूस कर पाएगा, ये रिड्यूस करेगा। आयरन दे रखा है फेरिक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये भी रिड्यूस करता है। जिंक मेटल है HCl के प्रेजेंस में, ये भी रिड्यूस करेगा। अच्छा H2PD दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये भी रिड्यूस कर देता है नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में। और लास्ट में दे रखा है H2 एंड रेने निकल के प्रेजेंस में भी H2 अगर हम कराते हैं तो भी नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो टोटल जो यहाँ पर 6 रीजेंट दे रखे हैं, इनमें से 5 ही रीजेंट ऐसे होंगे जो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो इंटीजर की अगर हम बात करें तो टोटल इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5। ये देखिए ये रहा इसका आंसर 5, और ये सभी वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो ओवरऑल करेक्ट आंसर विल बी 5। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर का बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी मोलैरिटी यानी आपको कैपिटल M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है H2C2O4.2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम मोल ही बना लेते हैं, मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना हो जाएगा, गिवन मास दैट इज 6.3 अपॉन मोलर मास। जब आप इस पूरे का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 कार्बन का, 4 ऑक्सीजन का 64, 2 हाइड्रोजन का 2, और ये वाटर का लेना ना भूलें। जो बच्चे वाटर का लेना भूल गए होंगे उनका तो ये कम्प्लीटली गलत हो गया होगा, पर मुझे पूरी उम्मीद है तुमने एकदम सही किया होगा, है ना भाई। इंटेलिजेंट दिख ही रहे हो तुम सारे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2 वाटर का 36, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 126। यानी जब हम यहाँ से मोल निकालेंगे इस ऑक्सैलिक एसिड का तो ये कितना आ जाएगा 1/20 मोल हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आगे बोल रहा है इसको हमने किस में डिसॉल्व किया, 250 ml वाटर। 250 ml वाटर का मतलब कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो वाटर का वॉल्यूम है बेटा वही किसका ले लेंगे हम लोग, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो 250 ml को लीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 0.250 लीटर, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 1/4 लीटर हो जाएगा। अब अपने को क्या बोल रहा है बेटा, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इन 250 ml ऑफ वाटर इन मोल पर लीटर इज। तो यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अच्छा मोल ऑफ सॉल्यूट अपने को कितना मिल गया है बच्चों 1/20, और ये कितना मिल गया है अपने को 1/4 मिल गया है। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 10⁻⁻2 टर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/5 इंटू ऊपर कर देता हूँ बेटा 100 से मल्टीप्लाई और 10⁻⁻2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2। सो नियरेस्ट इंटीजर में अपना आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों, इसका 20 मिल जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेशियो ऑफ द टाइम फॉर 75% कंप्लीशन, यानी T75% कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन टू द टाइम फॉर T50% कंप्लीशन इज। तो बच्चों 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में और 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा वो निकाल के इनका रिलेशन बना लो।
यानी कुल मिला के T75% इज हाउ मैनी टाइम्स ऑफ T50%। तो जो हाउ मैनी टाइम्स यानी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो भी आएगा वो इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे देखो T75% की अगर बात करी जाए, ठीक है, पहला मेथड तो ये है T75% क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला 2.303 बाय T, ठीक है, अपॉन K लॉग ऑफ स्टार्टिंग 100% ले लो और बाद में कितना होगा 75%, ठीक है, सॉरी 75% खर्च हो गया तो बचा कितना 25%, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 4 हो जाएगा, ये 2 log 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2.303 बाय K, ये हो जाएगा बच्चों कितना log 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अच्छा T50% कितना हो जाएगा बच्चों, T50% कितना हो जाएगा 2.303 बाय K, ये हो जाएगा लॉग इनिशियल कितना था 100%, खर्च 50 हो गया तो बचा कितना 50, यानी यहाँ से अगर आप T50% की वैल्यू निकालेंगे तो T50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 2, यानी 2.303 बाय K लॉग 2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में ये वैल्यू उठा के यानी T50 यहाँ पे पुट कर दीजिए तो T75% कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T50% हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2। अब ऐसे तो बेटा आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, पर जिनको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पता होगी वो डायरेक्ट भी कर चुके होंगे। भाई हमें पता है ये A0 है, ये A0 बाय 2 है और ये कितना है बच्चों A0 बाय 4 है, तो ये क्या हो गया T50% होता है और ये पूरा क्या होता है हमारा T75% होता है। और हम जानते हैं इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में हर नेक्स्ट हाफ लाइफ बराबर होती है, यानी सारी हाफ लाइफ बराबर होती है। ये पहली हाफ लाइफ है और दूसरी हाफ लाइफ भी T50% ही होगी, यानी यहाँ से सीधे आ जाएगा T75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T50% डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट इंटीजर यहाँ से भी 2 आएगा। तो जिस भी मेथड से आपने सॉल्व किया होगा मुझे पूरी उम्मीद है आपने बिल्कुल सही किया होगा। The number of hydrogen bonded water molecule associated with stoichiometric of copper sulfate pentahydrate। तो इसका स्ट्रक्चर बना लें अगर अपन, तो देखो ये 4 वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, एक वाटर बीच में फंसा रहेगा, इन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये देखो ये वाला वाटर और ये वाला वाटर, ये जो बीच में वाटर है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, 1, 2 और 3, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है। द नंबर ऑफ हैलोजन फॉर्म हैलिक एसिड, हैलिक एसिड होता है HXO3, और ये फ्लोरीन तो फॉर्म करेगा नहीं क्योंकि फ्लोरीन के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं, तो ये तो अपनी वैलेंसी को एक्सपांड नहीं करेगा। बाकी तीनों हैलोजन फॉर्म कर लेते हैं, ये क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड और आयोडिक एसिड। तो 3 हैलोजन है जो हैलिक एसिड फॉर्म करेंगे +5 ऑक्सीडेशन में। फ्लोरीन नहीं कर पाएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है, A3B2 इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मोलर मास M, एंड यहाँ पे बच्चों क्या है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कितना है बच्चों x ग्राम पर लीटर है। दी सॉल्यूशन प्रोडक्ट, यहाँ भी क्या होगा सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है। ऑपरेटर ने सॉल्युबिलिटी और सॉल्यूशन को सेम ही कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। A3B2 इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मोलर मास M एंड सॉल्युबिलिटी x ग्राम पर लीटर। दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सेटिस्फाइज KSP इक्वल्स टू AX बाय M की पावर 5। द वैल्यू ऑफ A इज, हमें क्या करना है बेटा, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा A3B2 दिया हुआ है, और A3B2 कैसे टूटेगा बच्चों, तोड़ना तो आता ही होगा,
3a + 2 + 2b - 3, ठीक है। ये इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है बच्चों, अच्छा माननी क्या है, x ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, x ग्राम पर लीटर, तो ये हो जाएगा बच्चों x ग्राम पर लीटर, ठीक है। अच्छा x ग्राम पर लीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ सॉल्युबिलिटी में क्या ले रहे होते हैं बच्चों, मोलैरिटी ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा सॉल्युबिलिटी कितनी दे रखी है बच्चों इन्होंने, x ग्राम पर लीटर। मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको मोलर मास से, तो मोल पर लीटर में आ जाएगा। मोलर मास कितना है, m, तो ये हो जाएगा बच्चों x/m मोल पर लीटर। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, x/m मोल पर लीटर। तो बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3s, और इसकी कितनी हो जाएगी, 2s। भाई इसकी s है ना, तो इसकी कितनी होगी 3s, और उसकी कितनी होगी 2s, यानी इसकी कितनी हो जाएगी 3x/m, इसकी कितनी हो जाएगी 2x/m। नाउ KSP क्या हो जाता है बच्चों, KSP क्या होता है, आयंस A+2 की कंसंट्रेशन, A+2 की कंसंट्रेशन, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये B-3 की कंसंट्रेशन, इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, B-3 की कंसंट्रेशन एंड इसका स्क्वायर। इसीलिए मैंने देखो कंसंट्रेशन पुट करते हैं, ग्राम पर लीटर वाली थोड़ी ना पुट करते हैं, मोल पर लीटर वाली पुट करते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट किया। नाउ KSP = A+2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 3x/m, ये हो जाएगा बच्चों 3x/m का क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2x/m का स्क्वायर हो जाएगा। इसको 3 × 9 = 27 एंड 4, ये आ जाएगा बच्चों 108 x/m की पावर कितनी आ जाएगी, 5। नाउ कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 आ जाएगी। तो करेक्ट इंटीजर फॉर दिस क्वेश्चन कितना हो जाएगा बच्चों, 108 हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड दोनों को मिला के बनाया हुआ क्वेश्चन है। कंसिडर दी फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे रखी है बच्चों, इसमें द वैल्यू ऑफ E0 सेल आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छे है, कैलकुलेशन बचा ली उसने। E0 सेल की वैल्यू 4.315 है एट 25 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा H0 की वैल्यू ध्यान से किलो जूल में दी गई है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज डेल्टा S0 निकालना है जूल पर केल्विन में। फैराडेज कांस्टेंट दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर हम डेल्टा G0 की बात करें यानी बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी की, तो E0 सेल का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, NF E0 सेल हो जाता है। और एक थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया है आपको, डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0 पढ़ाया गया है। तो भाई इस सेल के लिए डेल्टा G0 चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो सेम मैग्नीट्यूड आएगा। तो हम इन दोनों को राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे बच्चों, इक्वेट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा बच्चों माइनस NF E0 सेल इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, T डेल्टा S0 को इधर लेके आ गया हूं मैं, ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा H0 प्लस NF E0 सेल, NF E0 सेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डेल्टा S0 T डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ डेल्टा S0 इज इक्वल टू, चेक करिएगा, डेल्टा H0 प्लस NF E0 सेल अपॉन T। चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पे अपने को चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना है। तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर से, है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चेक करते हैं ना अपन। तो यहाँ पे देखो कैडमियम सॉलिड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ कैडमियम की कितनी है बच्चों, प्लस की 2, ठीक है, प्लस की 2। ये CdSO4.9/5s2 है जिसका कोई रोल है नहीं, ये तो पूरा 0 होगा, इसकी तो कितनी होगी 0 होगी। यहाँ से CdSO4 से मतलब है तो ये +2 हो जाएगा। तो सीधा सीधा 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज नजर आ रहा है। ये यहाँ से निकालना चाहो तो ये +1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज फॉर पर एटम, और यहाँ पे कितने एटम है मर्क्यूरी के 2 हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कैसे भी चेक करें आप, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका डेल्टा S0 इज इक्वल टू डेल्टा H0, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जूल में पूछा है, ये किलो जूल में है,
तो लगे हाथों चेंज कर लो, नहीं तो आंसर में क्या हो जाएगी गलती। अब तो जो होनी हो गई वो हो गई होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। -825.2 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा बच्चों डेल्टा एच नॉट की वैल्यू, प्लस एन की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। एफ की वैल्यू वैसे तो याद होनी चाहिए 96487 होती है, बट नहीं याद है तो एनटीए ने पूरा ध्यान आपका रखा हुआ है, तो पुट कर लीजिए, है ना। 96 आगे क्या है 487 कूलम, ये हो गई एफ की वैल्यू। अच्छा ई नॉट सेल की वैल्यू 4.315 है, 4.315 है। अच्छा यहाँ पे बच्चों ये कूलम में है और ये वोल्टेज में, तो कूलम डॉट वोल्ट ये जूल में आएगा, इसको भी मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये नो डाउट जूल में आना ही चाहिए। यहाँ से हम बच्चों टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर कितना है बच्चों केल्विन में पुट होता है टेम्परेचर, तो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो जाएगा 298। अब मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, नीचे 298। डेल्टा एस नॉट को सॉल्व कर लोगे, जब आप डेल्टा एस नॉट को सॉल्व करोगे बच्चों तो कितनी वैल्यू आएगी 25.11 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सो नियरेस्ट इंटीजर में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पेपर, ठीक है। तो ये पेपर जो था इसको हमने देखा, अच्छे से एनालिसिस किया, आपको क्वेश्चन के लेवल समझ में आ रहे होंगे, तो आई थिंक आप सबने ये पेपर बहुत ही अच्छा किया होगा, बहुत शानदार किया होगा। आप सभी को जेईई एडवांस के लिए बेस्ट ऑफ लक।